बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 सितंबर 2023 है, दिन है जी संडे इतवार का। भारत की मेज़बानी में होने वाला G20 समिट आज इख्तिताम पजीर हो गया और इख्तिताम पजीर होने के साथ ही जो सदारत है, आपको मालूम है कि G20 की सदारत हर साल शफल होती है। गुज़िश्ता साल इंडोनेशिया के शहर बाली के अंदर ये G20 जो लीडर्स समिट है वो बाली के अंदर हुआ था, जहां पर जो इंडोनेशिया के सरबराह हैं जोको विडोडो, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G20 की सदारत सौंप दी थी। और इस मरतबा नरेंद्र मोदी की जानिब से जो ब्राज़ील के सदर हैं, ब्राज़ील के सरबराह हैं लूला डिसिल्वा, उनको ये सदारत सौंप दी। और सदारत मिलने के साथ ही जो ब्राज़ील के सरबराह हैं लूला डिसिल्वा, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी सामने आ गया। वो सरप्राइज़ भी आपके सामने रखूँगा। और G20 समिट जो इंडिया के अंदर G20 लीडर्स समिट हुआ, इसके अंदर जो करारदाद मंजूर हुई, जो आलामिया सामने आया, उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, अभी भी इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। यूक्रेन का, रशिया का, चाइना का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है। वो रद्द-ए-अमल भी आपको बताऊंगा। मैदान जंग से भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो भी वीडियो का हिस्सा बना लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट जो भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के अंदर हुआ। मैं आपको कुछ मनाज़िर या आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ और एक आध वीडियोज़ भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर G20 समिट में जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो भी मौजूद थे। ऋषि सुनक ब्रितानिया के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडोनेशिया के सरबराह जोको विडोडो भी थे। ब्राज़ील के सरबराह भी थे। चाइना के सदर शी के अलावा और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अलावा MBS भी थे। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी यहाँ पर मौजूद थे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी यहाँ पर मौजूद थे। G20 समिट, लीडर्स समिट जो हुआ नई दिल्ली के अंदर, यहाँ पर सब के सब मौजूद थे। लेकिन दो प्रोमिनेंट जो लीडर्स हैं, चाइना के सदर शी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, वो G20 लीडर्स समिट में शरीक नहीं हुए। यहाँ पर जो G20 लीडर्स हैं और जो इख्तितामी डे था, आज का जो दिन था, तो जो लीडर्स हैं उनको गांधी मेमोरियल का भी विज़िट करवाया गया। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं कि नंगे पाँव जूते उतार कर, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जूते नहीं उतारे, उन्होंने स्लीपर्स पहन कर रखे। बाकी जो हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो जाहिर है वो हिंदू भी हैं और इंडियन ओरिजिन है उनका। उनसे सवाल भी किया गया, जो ऋषि सुनक हैं उनसे सवाल किया गया कि आप हिंदू होने पर या इंडिया के साथ आपके रिलेशंस होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। तो ऋषि सुनक का जो वो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ भारत के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर कि ऋषि सुनक ने कहा कि मैं बड़ा प्राउड हिंदू हूँ, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। और उन्होंने बहुत सारे जो त्यौहार हैं हिंदुओं के वो भी गिनवा दिए ऋषि सुनक ने कैमरे के ऊपर। तो ये क्लिप ऋषि सुनक का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। ऋषि सुनक की अहलिया भी ऋषि सुनक के साथ थी और इन्होंने मंदिर का भी विज़िट किया। ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होंगी कि इन्होंने मंदिर का भी विज़िट किया। तो इस तरह के कुछ विज़िट्स जो हैं वो साइड पर भारत की जानिब से अरेंज किए गए थे। जो सर्गे लैवरोव हैं रशिया की जानिब से, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव इस समिट के अंदर शरीक हुए और वो जो बाइडन बनते बनते बच गए। जो क्लिप आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, सर्गे लैवरोव जो हैं वो लड़खड़ाने लगे थे, गिरने लगे थे, लेकिन खैर जो बाइडन नहीं है वो गिर जाते, उन्होंने खुद को संभाल लिया। तो ये क्लिप जो है वो यूक्रेन के सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जाहिर है गर्दिश कर रहा है। यहाँ पर ये कुछ मनाजिर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैं आपको फैसले बता दूं, जो करारदाद मंजूर हुई जिसका ये कहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा जोर लगाया भारत ने, बहुत ज़्यादा जोर लगाया और ये बताया गया है कि कई घंटे लगे इस करारदाद पर, डिस्कशंस चलती रहीं और कई घंटे लगे क्योंकि तमाम के तमाम जो G20 मेंबर्स हैं उनका इत्तफाक होगा। इत्तफाक राय से फिर ये करारदाद जो है वो मंजूर की जाती है। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशी के साथ ये खबर सुनाई कि आखिरकार बिल आखिर ये जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि इस करारदाद में ऐसा था क्या जिस पर इतनी ज़्यादा घंटों तक बहस चलती रही और मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि करारदाद मंजूर होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस करारदाद में था क्या? इस करारदाद में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर शामिल कर लिया गया है ऑफिशियली। क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक जो कुछ चीज़ें हैं वो इस करारदाद का हिस्सा थी। और BRI जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट इस करारदाद के अंदर था जिसमें भारत भी है,
मिडल ईस्ट भी है, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल से होते हुए फिर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें रेल भी है, रोड भी है, सारा जो लिंक है BRI की कॉपी है और ये जाएगा यूरोप तक। इसमें अमेरिका को भी शामिल किया गया है और सऊदी अरब और इजराइल को भी शामिल किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का एक मकसद ये भी बताया गया कि एक तो चाइना के BRI को काउंटर करेगा और दूसरा जो इजराइल के साथ टाइज हैं वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिस प्रोजेक्ट को इस करारदाद के अंदर मंजूर किया गया। और सऊदी अरेबिया और इजराइल, मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सऊदी अरेबिया और इजराइल को हिस्सा बनाया गया है। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो दहशतगर्दों की फंडिंग के खिलाफ जो है इकदाम करती है। FATF का आपको मालूम होगा पाकिस्तान का बड़ा वास्ता रहा FATF से, तो भारत हो और इस तरह की बातें ना की जाएं, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जो हैं कुछ इकदामात ना उठाए जाएं बगैर नाम लिए, तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है, इनका तो खाना हजम नहीं होता। चाइना की जानिब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया। बहरहाल इन चीज़ों के अलावा यूक्रेन के हवाले से जो मामला था कि आपने यूक्रेन का तो जिक्र ही नहीं किया। जो गुज़िश्ता साल G20 समिट हुआ था बाली के अंदर, इंडोनेशिया के शहर बाली के अंदर, तो उसमें पूरे का पूरा यूक्रेन से शुरू हुआ। वो जो करारदाद है, वो जो आलामिया है, वो यूक्रेन से शुरू हुआ और यूक्रेन पर ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनसे जब सवाल हुआ कि गुज़िश्ता साल तो यूक्रेन था बाली के अंदर जब समिट हुआ और यहाँ पर आपने यूक्रेन का तज़किरा नहीं किया, तो फिर यूक्रेन के बगैर तो ये करारदाद मंजूर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं उन्होंने जवाब दिया था कि दिल्ली बाली जो है वो बाली था और उस वक्त जो चीज़ें हैं एक साल पहले वो बहुत मुख्तलिफ थी। अब जो हालात हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। और भारत ने कायल किस तरह से किया, भारत ने जो G20 लीडर्स हैं उनको कायल इस तरह से किया। और भारत की बात दुरुस्त भी है कि G20 हो या फिर G8 जो ग्रुप बनाए गए थे, अब तो खैर G7 रह गया, पहले G8 हुआ करते थे, इसके अंदर रशिया भी था, लेकिन क्राइमिया के मामले की वजह से 2014 के बाद G8 से रशिया को निकाल दिया गया था और अब ये ग्रुप जो है वो G7 ग्रुप रह गया। फिर G20 जो ग्रुप है, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये बनाए गए थे स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया फेस करती है, और पूरी दुनिया जाहिर है ग्लोबल वर्ल्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तो ये ग्रुप्स इसलिए बनाए गए थे कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, उनका कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया की, वो बैठकर जो इकोनॉमी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। G20 समिट का, G20 ग्रुप का या G8 G7 ग्रुप का, इसका सियासत से या जंगों से इस तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इंडिया ने, बहरहाल इंडिया की कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी कि इंडिया ने कायल कर लिया तमाम के तमाम G20 लीडर्स को और ये करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई। और इस करारदाद के मंजूर होने का क्या मतलब है आप बेहतर समझ रहे होंगे कि यूक्रेन को लेकर जो यूक्रेन के इत्तेहादी हैं, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो ये कहा करते थे एक साल कबल, ये कहा करते थे कि रोटी खाने से पहले भी तुमने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रशिया की मजम्मत करनी है, यूक्रेन पर हमले के ख़िलाफ़ रशिया की मजम्मत करनी है, फिर तुमने निवाला तोड़ कर खाना है। यानी कि इतना ज़्यादा ये लोग यूक्रेन को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस थे, इतना ज़्यादा संजीदा थे कि जो इंडोनेशिया के अंदर समिट हुआ था तो उधर यूक्रेन हुई इंडोनेशिया के अंदर होने वाले समिट में। तो यहाँ पर ये समिट और इस करारदाद का मंजूर होना ये जाहिर करता है कि ये ममालिक थक चुके हैं यूक्रेन की मदद इमदाद से और इस जंग से, ये थक चुके हैं। अब ये अल्फाज में तो हार नहीं मान सकते, लेकिन ये एक तरह से रशिया की जीत है जो भारत के अंदर G20 समिट की करारदाद मंजूर हुई। ये रशिया की जीत है कि यहाँ पर यूक्रेन का जिक्र नहीं था और जो यूक्रेन के इत्तेहादी थे वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मजबूरन, जाहिर है इंडिया ने जिस तरह से कायल किया कि इस G20 का मकसद ये तो नहीं था कि आप यूक्रेन की मजम्मतें करेंगे या जंगों को डिस्कस किया करेंगे, यहाँ पर तो इकॉनमी को डिस्कस किया जाना है। तो G20 की जो करारदाद है ये मंजूर हो गई और यूक्रेन की जानिब से ये जो पेज आपको नज़र आ रहा है, जैसे कोई होमवर्क की गलतियां नहीं निकालते जो स्कूल के अंदर, तो यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने गलतियां निकाली। यहाँ पर जो भारत के अंदर जो अलामिया जारी हुआ, जो करारदाद मंजूर हुई, इसकी गलतियां निकालते हुए यूक्रेन ने कहा कि यहाँ पर आपने रशिया के एग्रेशन की मजम्मत नहीं की, रशिया का नाम नहीं लिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की बात की गई और ये बात की गई कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने और किसी
किसी के इलाकों पर आपने कब्जा नहीं करना, जो सॉवरन कंट्रीज हैं उनके इलाकों पर कब्जा नहीं करना, यानी कि बहुत अच्छे वे में एक अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, जो कि किसी के खिलाफ लैंग्वेज नहीं थी, वो इस्तेमाल करते हुए भारत ने बहरहाल ये करारदाद, ये अलामिया G20 के सामने आया, जिस पर यूक्रेन बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और यूक्रेन ने गलतियां निकालते हुए जो तस्हीह की उसके अंदर रशिया ये आपको नज़र आ रहा होगा। यूक्रेन ने रशिया इसके ऊपर लिख दिया। इसी तरह जो चाइना है, चाइना की जानिब से भी इस समिट पर और इस समिट के अंदर जो BRI को काउंटर करने के लिए जो प्रोजेक्ट इंडिया ने बताया, उस पर चाइना ने कंसर्न जाहिर करते हुए कहा कि G20 का फोरम हो या कोई भी ग्रुप हो, कोई भी फोरम हो, यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है हर फोरम को, और इसी तरह G20 को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो इंडिया की जानिब से सामने आई, जिस पर चाइना ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की है, लेकिन रशिया बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। रशिया ने जो G20 का अलामिया जो करारदाद मंजूर हुई उसको सेटिस्फैक्ट्री करार दिया और ये कहा कि शुक्रिया कि आपने एटलीस्ट जो है यूक्रेन के मामले पर कोई न्यूट्रल किस्म का अलामिया भी, हमने इस 1.5 साल के से ज़ायद के अरसे के दौरान हमने कोई न्यूट्रल अलामिया भी यूक्रेन को लेकर देखा, वरना यहाँ पर तो रशिया एग्रेसर है, रशिया टेररिस्ट है, इस तरह के अलामिया जो भी इन 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान जो भी मीटिंग्स हुई, आपको मालूम है कि वो मीटिंग्स कम, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाईजैक कर लिया था, हर मीटिंग को बिन बुलाए पहुंच जाते थे। सऊदी अरेबिया के अंदर तो बिन बुलाए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंच गए थे और हर मीटिंग के अंदर यूक्रेन के सदर का खिताब, यूक्रेन के सदर के लिए क्लैपिंग होती रही, यूक्रेन होता रहा, रशिया एग्रेसर, रशिया टेररिस्ट, इस तरह की बातें होती रही। तो खैर रशिया ने सेटिस्फैक्शन का इजहार किया इस अलामिये के ऊपर, इस G20 के समिट के अलामिये पर, करारदाद पर। रशिया बहुत ज़्यादा जो है वो मुतमईन दिखाई दिया, और भी ज़्यादा मुतमईन रशिया तब हो गया जब जो लूला डिसिल्वा हैं, ब्राज़ील के सरबराह, मैंने आपको बताया कि उन्हें G20 की सदारत मिल गई, और सदारत मिलने के बाद लूला डिसिल्वा ने इंटरव्यू दिया पलकी शर्मा उपाध्याय को, और पलकी शर्मा ने लूला डिसिल्वा से सवाल किया कि G20 की सदारत मिल गई है आपको, और जो 2024 में G20 समिट है वो ब्राज़ील उसकी मेज़बानी करेगा, और ब्राज़ील ICC का मेंबर है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शंस को ब्राज़ील तस्लीम करता है, भारत तस्लीम नहीं करता, मैं आपको बता दूं। और भारत की जानिब से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया भी गया था, लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने माजरत कर ली थी, इस समिट में शिरकत से माजरत कर ली थी। ब्राज़ील खैर ICC की जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम करता है, और आपको मालूम है कि ICC ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर रखे हैं। तो पलकी शर्मा ने सवाल किया कि क्या आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, अब ये बनता तो नहीं था, अब 1 साल बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको मालूम है कि इस तरह के सवाल जो हैं, और सुर्खियों में, इस सवाल का जवाब भी सुर्खियों में है कि लूला डिसिल्वा से पलकी शर्मा ने पूछा कि क्या आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाएंगे, तो लूला डिसिल्वा ने आगे से जवाब दिया कि बिल्कुल मैं बुलाऊंगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ब्राज़ील की जानिब से इन्विटेशन सदारत मिलने के फ़ौरन बाद ही ये बात लूला डिसिल्वा ने कर दी, जिस पर जो रशिया पहले सेटिस्फाइड था, बहुत ज़्यादा मुतमईन था, भारत के अंदर होने वाले G20 समिट के आलामिये से बहुत ज़्यादा मुतमईन था, करारदाद से बहुत ज़्यादा मुतमईन था। तो इस बात ने, जो लूला डिसिल्वा ने सदारत मिलने के फ़ौरन बाद रशिया को इन्वाइट भी कर लिया, तो ये एक और हार जो है वो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ जो G20 के दीगर मेंबर्स हैं, उनके लिए एक और सुबकी थी जो लूला डिसिल्वा की जानिब से बात की गई भारत के अंदर बैठकर सदारत मिलने के फ़ौरन बाद। अभी 1 साल बाद है समिट, तो ये जो बात लूला डिसिल्वा ने की, तो ये एक और शिकस्त थी, एक और सुबकी थी, एक और जीत थी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, और सुबकी और शिकस्त थी इन ममालिक के लिए जो कि यूक्रेन जंग को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं। और मैक्रोन की जानिब से, जो मैनर मैक्रोन हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि कोई जीत नहीं है, ये रशिया की जीत नहीं है कि G20 समिट के अंदर ये जो करारदाद है इसको हमने मंजूर कर लिया। जो अलामिया सामने आया जिसमें यूक्रेन का तस्करा जो है वो बहुत कम है, तो ये कोई जीत नहीं है, क्योंकि G20 समिट मैक्रोन ने कहा, और इंडिया की बात को सेकंड कर रहे हैं फ्रांस के सदर के। G20 जो है, ये जो ग्रुप है, ये बनाया गया था इकोनॉमी रिलेटेड जो मामलात हैं उनको डिस्कस करने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए, ना कि जंगें और ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर अगर यूक्रेन का तस्करा नहीं हुआ या रशिया के हमले की मजम्मत नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सफारती मैदान के अंदर जीत गए। आप मैदानी जंग के अंदर भी हार रहे हैं, आप सफारती मैदान के अंदर भी हार रहे हैं। अगर ये बात सच है मैक्रोन साहब,
तो इतने घंटे आपने क्या गप्पे मार रहे थे उसके अंदर करारदाद जब आप मंजूर नहीं कर रहे थे। जाहिर है इन्हें प्रॉब्लम तो था, यूक्रेन का जिक्र ना होने का प्रॉब्लम तो नेटो ममालिक को था, जो G20 के नेटो कंट्रीज जो मेंबर हैं उनको प्रॉब्लम तो था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई। लेकिन भारत जो है वो कायल करने में कामयाब हो गया कि G20 का मकसद ये नहीं है कि यूक्रेन यहाँ पर आकर G20 लीडर्स समिट को हाईजैक कर ले। तो इमैनुअल मैक्रोन ने बहरहाल कहा कि सफारती मैदान के अंदर भी और मैदानी जंग के अंदर भी रशिया को शिकस्त हो रही है और शिकस्त होती रहेगी। मैदानी जंग का मैं आपको बता दूं, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 ड्रोन हमले यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर रिपोर्ट हुए हैं और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगेन ये दावा किया कि हमने 24 में से 24 को 100% जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए, रशिया के जो हमले हैं वो नाकाम बना दिए। इसी तरह का दावा रशिया की जानिब से भी सामने आया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्राइमिया को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने। 8 ड्रोन हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हुए और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि 8 के 8 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अब ये जो ड्रोन वाला काम है इसका काम तो हो गया ख़त्म। ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं इतने यूज़ टू हो गए हैं, ये जो कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं इनको मार गिराने में इतने यूज़ टू हो गए हैं, रशिया हो या यूक्रेन हो, क्योंकि रोज़ का काम है, प्रैक्टिस हो गई। जो एयर डिफेंस सिस्टम का क्रू है उसकी प्रैक्टिस हो गई। तो अब अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को एक और तोहफा प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं ड्रोन्स का काम नहीं है, अब अटैकम्स मिलेंगे तुम्हें, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। अटैकम्स की मैं आपको रेंज बता चुका हूं कि इसकी रेंज 300 किलोमीटर्स है और ये जो मिसाइल है इसके लिए मिन्नतें कर रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और फाइनली अब ये बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम 300 किलोमीटर्स रेंज वाला जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं क्या है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी की जानिब से टॉरस मिसाइल भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो जर्मनी से मांग रहे थे टॉरस और अमेरिका से मांग रहे थे अटैकम्स। अब जर्मनी की जानिब से जो टॉरस नहीं प्रोवाइड किया गया तो अमेरिका ने जर्मनी को कहा कि दे दो टॉरस दे दो, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कहेगा रशिया। तो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शॉल्ज, उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को कहा, ठीक उसी तरह जब लेपर्ड 2 देना था जर्मनी ने तो उसने अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि आप अपना मेन बैटल टैंक जो है एब्राम दे दें तो मैं लेपर्ड दे दूंगा। तो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ठीक है मैं एब्राम दे रहा हूं तो तुम अपना लेपर्ड 2 दे दो। इसी तरह अब जर्मनी ने इन मिसाइल्स को लेकर भी अमेरिका के सामने शर्त रखी थी कि अगर तुम अपना अटैकम दोगे यूक्रेन को तो फिर मैं अपना टॉरस दूंगा, मैं अकेला मैदान के अंदर रशिया के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। तो अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से अटैकम्स दिए जाएंगे यूक्रेन को, तो इसका मतलब ये है कि फिर जर्मनी और अमेरिका की जो डील है टैंक्स की तरह, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो डील है वो भी तय पा चुकी है। तो अटैकम्स और टॉरस आने वाले दिनों में F-16 से कबल यूक्रेन को मिल जाएगा। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और चाहिए क्या, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो सिर्फ अटैकम्स का, टॉरस का और F-16 का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के सदर की दाल जो है वो कहीं से नहीं गलती हुई दिखाई दे रही। लेकिन ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं या जो F-16 है वो यूक्रेन के सदर की दाल भी गालेगा और पूरे के पूरे यूरोप को भी गाल कर रख देगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो इस जंग को, बातचीत की टेबल पर तो ये जंग नहीं आती लेकिन एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हुए बगैर यूक्रेन का जो सहूनी सदर है वो इस जंग को बंद भी नहीं होने देगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर निजीर से मुतल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।